नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन एमए फाइनल के सेकंड पेपर के अंतर्गत सबाल्टर्न व्यूज के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि अंबेडकर साहब द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जैसा कि स्पष्ट है, अंबेडकर ने कानून संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए। यह हमें समझना चाहिए कि उनके योगदान के मुद्दे विस्तृत सामाजिक, आर्थिक परिवेशों और रूपांतरणों के साथ जुड़े हुए थे। एक ओर कानून और दूसरी ओर प्रथाएं तथा पारंपरिक विश्वास एक दूसरे के अंतर विरोधी थे। भारतीय समाज में दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। उन्होंने माना कि प्राय कानून प्रथा आधारित होते हैं, पर यह भी संभव है कि प्रथाएं समाज के उच्च वर्गों के हितों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। प्रभुत्व जातियों के लिए ऐसे कानून लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। यह भी संभव है कि वे समयानुकूल न हो और नैतिकता तथा तर्क से परे हो। यह भी संभव है कि जब निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रयत्न हो, प्रथाएं कानून से भी ऊपर मान्य हो। लेकिन स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र के हित के लिए कानून समान हितों की पूर्ति का बड़ा साधन हो सकता है। इसके विपरीत प्रथाएं व्यवस्था बहुलता को पैदा कर सकती हैं तथा एक अच्छे बौद्धिक स्तर का निर्माण भी कर सकती हैं। इन सारी संदर्भीय व्याख्या में अंबेडकर साहब ने माना कि कानून की परिधि स्वायत्त है। कानून परिधि को स्थापित करने की जटिल प्रक्रिया का भी उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था और कानून निर्माण के बीच अंतर किया। जन आकांक्षाओं तथा प्रजातांत्रिक निर्णय की पृष्ठभूमि समान है। अधिकारों की परिधि को भी यही तय करता है। अंबेडकर के विचारों में राज्य की रचनात्मकता और पहले से चली आ रही संघर्ष व्यवस्थाओं में हमेशा विवाद रहा है। शायद इसी द्वंद्वात्मकता के कारण अंबेडकर कई जगह पर संदर्भों की साफ साफ परिभाषाएं नहीं कर सके। कई जगह पर वे यह भी साफ नहीं कर पाए कि कई आधार आप कानून से समझ सकते हैं। ऐसा कहना केवल कथात्मक है। कानून व प्रजातंत्र और तर्क व नैतिकता के बीच के विशिष्ट अंतरों को भी यहाँ समझा सके। उन्होंने ये अवश्य माना कि कानून संविधान की संवेदना है। दूसरी ओर स्वतंत्र स्वयं में कानून का समावेश है। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि कानूनों में तर्क और नैतिकता दोनों ही समाविष्ट हैं। हालांकि ये कहना कठिन है कि नैतिकता और तर्क कानून में कमजोर ही रहते हैं और अधिकांश में ये अधिकृत कानून के रूप में काम करते हैं। उनके अनुसार धर्म भी कानून की रचना में अपना योगदान दे सकता है। संवैधानिक स्वतंत्रता पर अंबेडकर के विचारों को विशेष रूप से अस्पृश्यता तथा हिंदू कोड बिल पर महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू के विचारों से तुलना की जा सकती है। प्रशासन एक और विषय जिस पर अंबेडकर साहब ने ध्यान दिया वह था कि शक्ति तथा सरकार। उनका विचार था कि प्रशासन मूल रूप में समाजशास्त्रीय प्रतिबिंब होना चाहिए। ये प्रशासन उन लोगों का प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए जो अपने स्वार्थों की पूर्ति में संलग्न है। अंबेडकर ने अपना काफी समय न्याय और समता पर विचार विमर्श में व्यतीत किया। वे 1909 में मुस्लिम अप्रतिनिधित्व के समर्थक नहीं थे। उनका विचार था कि
अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। प्रजातांत्रिक प्रशासन की स्थापना के संबंध में वे उचित शासन के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन उनकी मान्यता थी कि प्रजातंत्र को जीवन शैली के रूप में परिवर्तित होना चाहिए। उन्होंने भारत के संसदीय प्रजातंत्र की प्रासंगिकता के लिए उन्होंने अनेक तर्क दिए। प्रतिनिधित्व तथा मताधिकार के प्रश्नों पर उनके विचार विशद थे। राष्ट्रपति प्रणाली तथा संसदीय प्रणाली, कार्यकारिणी तथा विधायी न्यायिक पुनरीक्षण, चुनाव आयोग, शक्ति का संघीय विभाजन, संघ में राज्यपाल की भूमिका, संविधान तथा विधानसभा, संवैधानिक आधार, राजनीतिक दल और जनमत, सभी पर अंबेडकर ने समीक्षाएं की थी। एक और पक्ष जिसकी चर्चा अंबेडकर ने की थी कि नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी का संचालन राजनीतिक परिवेश से वे चैतन्य आधार थे। अंततः दूरगामी परिवेश में उसका संबंध प्रशासन से है। धर्म नागरिक समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसमें अन्य संस्थाएं जैसे राजनीतिक पार्टी, प्रेस, शैक्षणिक संस्थाएं, यूनियंस और समितियां शामिल है। अंबेडकर की रचनाओं में उपरोक्त तथ्य सम्मिलित है। अंबेडकर के लिए विचारधाराएं सामाजिक भेदभावों के साथ अंतःक्रियाओं के माध्यम से और अधिक परिपक्व होती हैं। इस्लाम ने जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इस्लाम में जाति जैसी कोई विचारधारा नहीं थी। अतः जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया, उन्हें एक विस्तृत परिवेश खुला मिला। इस्लाम की अपेक्षा भारत में ईसाइयत पर उन्होंने अधिक गंभीरता से विचार किया। धर्म परिवर्तन पर उन्होंने गांधी जी के विचारों को विस्तृत कर दिया। उनका यह मानना था कि ईसाई धर्म लोगों के लिए परिवर्तन का बड़ा आकर्षण हो सकता था, पर स्वयं ईसाई धर्म में अनियमितताएं थी। स्वयं अंबेडकर धर्म परिवर्तन के संबंध में अस्पष्ट थे। जब तक उन्होंने स्वयं बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं कर लिया, वह उदासीनता लिए भी थे, क्योंकि परिवर्तन का रुख अस्पष्ट था और मुस्लिम तथा ईसाई धर्म विकल्प के रूप में मौजूद थे। उनकी मान्यता थी कि अधिकांश धर्म परिवर्तन भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए होते हैं। उन्होंने ये भी नहीं माना कि अलग अलग धर्म ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। उनका मानना था कि सभी रास्ते एक हैं, सभी धर्म मूलभूत मूल्यों के साथ जुड़े हुए हैं और सभी धर्म उन्हीं मूल्यों की प्राप्ति के प्रयास माने गए हैं। अलाभकारी तथा सहयोगात्मक राजनीति। अंबेडकर ने विशेष रूप से अलाभकारी वर्गों के लिए की जाने वाली राजनीति में 2 प्रकार से योगदान दिया। वे पहले सिद्धांत शास्त्री थे, जिन्होंने उनके लिए राज्य की व्यवस्था करने पर जोर दिया। अस्पृश्यता इसमें सबसे अधिक अलाभ देने वाली व्यवस्था थी। दूसरी ओर उन्होंने उस सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किया जो बहुत से लोगों के लिए अलाभकारी स्थितियां पैदा करती थी। सांस्कृतिक, धार्मिक, नृजातीय व भाषाई सभी प्रकार के लोगों को पैदा होने वाली अलाभकारी स्थितियों की उन्होंने चर्चा की और ऐसी परिस्थितियों के लिए उन्होंने एक उचित नीति बनाने का समर्थन किया। अपने दूसरे योगदान में उन्होंने अलाभकारी लोगों और विशेष रूप से अस्पृश्यता के लिए उचित प्रावधान प्राप्त करने के लिए कहा। ऐसे प्रावधान जो प्रभावी किए जा सके, जो गुणात्मक हो और जो उत्तरदायित्वपूर्ण हो। ऐसी व्यवस्था जिसकी चर्चा वे बहुत पहले से कर रहे थे, पर साइमन कमीशन के आगे उन्होंने इसे जोरदार तरीके से पेश किया था। इस व्यवस्था की मांग को और अधिक बल तब मिला जब स्वयं पिछड़े वर्गों ने इसमें भाग लेना प्रारंभ किया। ये मांग विस्तृत राजनीति का हिस्सा बनी। 1932 में गांधी जी के आमरण अनशन के समय इन प्रावधानों को लागू करने पर जोर दिया गया था। अखिल भारतीय स्तर पर वायसराय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री की हैसियत से उन्होंने इसके लिए प्रयास किया था। भारतीय राजनीति में इन प्रावधानों को लागू करने का कोई विरोध नहीं हुआ और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की सूची को अलग कर उन अवसरों को पैदा किया जिसके लिए अंबेडकर ने प्रयास किए थे।
अलाभकारी समूह तथा उनके लिए प्राथमिकता है। यह माना गया है कि अलाभकारी स्थितियां की तरह तरह की हैं, इनके लिए एक ही पैमाना स्थापित नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे लोगों के लिए एक समान सिद्धांत की रचना कर उनका निराकरण अवश्य किया जा सकता है। यह नहीं है कि व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाना काफी होगा, उनके लिए कुछ प्राथमिकताएं तय करना भी आवश्यक है जिससे उनको समान अवसर प्राप्त हो सके। शोषण की अवधारणा। अंबेडकर के लिए आर्थिक शोषण एक बड़ा मुद्दा था। यह उनके जीवन भर मार्क्स के प्रति आसक्ति के परिणाम स्वरूप भी था, लेकिन उनका विश्वास था कि आर्थिक शोषण के अतिरिक्त कई प्रकार की शोषणवादी तथा सीमांतीकरण की प्रक्रियाएं मौजूद हैं। ऐसी प्रक्रियाएं व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर देती हैं और आत्मविश्वास के निर्माण में बाधक है। सामूहिक मामलों में उचित भागीदारी के लिए भी ऐसी परिस्थितियां बाधक रहती हैं। तर्क, अधिकार तथा पहचान। अंबेडकर का मानना था कि ऐसे युग को आधुनिक युग नहीं कहा जा सकता जिसमें मानव मिथकों, प्रथाओं और धार्मिक विचारधाराओं से मुक्त होकर अमानवीय आधारों के तर्क के आधारों को स्वीकार किया जाता है। एक और मिथकीय तथा आर्थिक आधार है, दूसरी ओर अमानवीय आधारों की तार्किकता। उन्होंने माना कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है। उन्होंने जोर दिया कि इन तत्वों को एक समन्वित आधार पर स्थापित करना आवश्यक है। इसी आधार पर एक अधिकार वाला राज्य स्थापित किया जा सकता है। बौद्धवाद को समान। अंबेडकर ने इस बात की संभावना को देखा कि नैतिकता तथा स्वतंत्रता तथा समानता के प्रतिबद्ध एक अलग धर्म बन सकता है। इस लक्ष्य को आधार रूप में बौद्ध धर्म पूरा कर सकता है और वह वांछनीय तत्वों को पूरा कर सकता है जिसको स्वयं अंबेडकर ने भी बाद में जाकर अपना लिया था। बहुलवाद और उसकी सीमाएं। अंबेडकर का मत था कि एक उदारवादी प्रजातंत्र ही किसी समाज के अधिकांश लोगों को सुखी कर सकता है। ये मान्यता भी है कि और अपेक्षित भी है कि यदि राजनीतिक समाज में एकता हो तो कोई समस्या नहीं है, पर यदि सामाजिक विविधता है तो प्रजातांत्रिक लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाइयां आ सकती हैं। अल्पसंख्यकों की पहचान इससे समाप्त हो जाएगी, इसलिए यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों की पहचान बचाने के लिए उचित प्रावधान किए जाने चाहिए। संविधानवाद तथा कानून का प्रशासन। अंबेडकर का विश्वास था कि अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पहचानों को अधिकारों के साथ जोड़ना आवश्यक है। इससे अलाभकारी समूह को लाभ होगा और एक अच्छे नागरिक समाज की स्थापना का स्वप्न पूरा हो सकेगा। संवैधानिक तथा कानून का शासन भी स्थापित हो सकेगा। अंत में कहा जा सकता है कि अंबेडकर ने अपने जीवन भर की तपस्या में भारत के लिए एक दृष्टि देखी थी। सामाजिक समूह ऐसे निवास क्षेत्रों और राष्ट्रों जो अलाभकारी स्थितियों में थे और उनकी चिंताएं थी, वे विश्व की व्यापकता से परिचित थे और उन जटिलताओं को जानते थे जो समाज में पैदा होती हैं। वे अपने द्वारा अपनाई गई कार्यवाही के प्रति आशावादी थे और उनकी रचनाएं उनकी अपनी चिंताएं थी। भारत के पिछड़े वर्गों को अब भी अंबेडकर द्वारा छोड़ी गई धरोहर के आधार पर राजनीतिक भागीदारी करना शेष है। उनके विरोधी अंबेडकर को मात्र एक प्रतीक के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। दलितों, नीची जातियों और वंचित समूह की जनसंख्या को देखते हुए कोई भी राजनीतिक दल उनकी अवहेलना नहीं कर सकता। राष्ट्र की आवश्यकताओं को देखते हुए अंबेडकर के विचारों की महत्ता बढ़ गई है। यही अंबेडकर का अधीनस्थ समूह सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव था जिसको हमने पढ़ा। अब इनके कुछ कर्तृत्व है। आपके जो उद्देश्य थे ये अपन कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। डी.आर. अम्बेडकर का व्यक्तित्व तथा कर्तृत्व एक संक्षेप रूप में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो इनकी पृष्ठभूमि थी, सतारा और मुंबई से शिक्षा प्राप्त कर कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और लंदन, ब्रिटेन में अर्थशास्त्र तथा कानून का अध्ययन किया। दबी कुचली जातियों के उत्थान में इनकी दिलचस्पी थी। इनका उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य था, वो दलित मुक्ति थी। इनका प्रस्ताव था, अंबेडकर का विश्वास था कि भारतीय समाज में दलितों का कोई सम्मान नहीं है और इसके लिए हिंदू सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है। पद्धति, दस्तावेज तथा सांस्कृतिक तथ्य, अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य, इसके आधार पर इन्होंने इसका अध्ययन किया। कल इसको अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।